नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ा मुद्दा और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना की पहली लहर ने शहरों में ज्यादा कहर बरपाया था। पहले गांव इससे बचे रहे थे, लेकिन दूसरी लहर ने शहरों के साथ इस बार गांव को भी अपनी जद में ले लिया है। संक्रमण के तेजी से फैलने और तत्काल सही इलाज न मिलने की वजह से गांव में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। गांव शहर से जितनी दूर है उतनी ही दिक्कतें हैं। गांव में जांच की व्यवस्था नहीं है और हर व्यक्ति शहर जाने में सक्षम नहीं है। केंद्र ने ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचते हुए संक्रमण को देखते हुए गाइडलाइन तो जारी करती है, लेकिन क्या केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक इंतजाम हो पाया है? आखिर सरकार और प्रशासन ने क्या तैयारी की है? तो कोरोना का आघात, गांव शहर बिगड़े हालात। कोरोना की दूसरी लहर की एंट्री अब गांव तक हो चुकी है। जब शहरों तक का हाल बेहाल हुआ तो ऐसे में समझा जा सकता है कि गांव तक कोरोना कैसे कंट्रोल होगा, ये सोचकर भी चिंता और परेशानी बढ़ना लाजमी है। ऐसे में अंदाजा लगाने से भी डर लगता है कि अगर तीसरी लहर गांव तक पहुंच जाती है तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं। हरियाणा के रोहतक जिले के टिटौली गांव की अगर बात करें तो इस गांव में कोरोना का कहर टूट पड़ा है, विस्फोट हुआ है। पिछले 15 दिन के अंदर यहां 70 से ज्यादा मौतें हो गई हैं। 11,000 की आबादी वाले इस गांव में आवाजाही पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। वहीं हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों के हाल भी कुछ इसी तरह से बने हुए हैं। यहां भी कोरोना का कोहरा मचा हुआ है। जिला मंडी के ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। सुंदरनगर विकासखंड के डोंडवा गांव में दूसरी लहर में अब तक करीब 45 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, तो 20 दिन में 4 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना के इस कहर से सिर्फ हिमाचल और हरियाणा ही नहीं, राजस्थान के ग्रामीण इलाके भी जूझ रहे हैं। जोधपुर के गांव में अब दुगने मरीज। एक अनुमान के मुताबिक जोधपुर क्षेत्र में पहली लहर में 70% मरीज शहरी और 30% ग्रामीण थे, लेकिन अब दूसरी लहर में ग्रामीण मरीज दुगने हो चुके हैं। यानी अब 60% ग्रामीण और 40% शहरी लोग कोरोना के संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चिंता और चुनौती ग्रामीण इलाकों में फैल रहे संक्रमण पर काबू पाने की है। संक्रमण की इस गति को कैसे रोका जा सकता है, इस पर केंद्र ने बाकायदा राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका असर कितना है उस पर करेंगे बात ग्राउंड रिपोर्ट के साथ, जिस पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे। अलग अलग राज्यों से बताएंगे कि कहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह के इंतजाम व्यवस्थाएं जो है की गई हैं और क्या ये व्यवस्थाएं सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में ही दर्ज है या फिर जमीनी हकीकत भी इनकी जैसी बताई जा रही है उसी तरह से मेल खाती है। लेकिन अभी तक जहां जहां की हम बात कर लें वहां पर यही शिकायतें मिलने में सामने आ रही है कि जो प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं वो नाकाफी हैं। सुंदरनगर के डोंडवा गांव में संक्रमण तेज है। ये गांव जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में पड़ता है। दूसरी लहर में अब तक कुल 45 मामले सामने आ चुके हैं। दिया गया है। यह है हिमाचल के मंडी जिले के एक गांव का हाल। वहीं सिरसा की अगर बात करें, हरियाणा के सिरसा की, तो 70 गांव को हॉट स्पॉट घोषित किया गया है। सिरसा के अंदर गांव कैलानिया के ग्रामीणों का दर्द भी यहां पर छलकता हुआ देखा गया है। गांव के सरपंच ने दावों की पोल खोल की है। जो सरकारी दावे यहां पर किए गए थे, स्कूल में आइसोलेशन वार्ड तो बना दिया गया है, लेकिन सिर्फ यहां पर 2 ही बेड की व्यवस्था है। गांव में ऑक्सीजन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। गंभीर मरीजों को अभी भी 4 किलोमीटर दूर सिरसा ले जाना पड़ता है। गांव में अब तक 12 संक्रमित हैं, 2 की मौत हो चुकी है। उधर राजस्थान के जोधपुर गांव की अगर बात करें तो दोगुने मरीज हो चुके हैं। दूसरी लहर में ग्रामीण मरीज दुगने हुए हैं। करीब 60% ग्रामीण और 40% शहरी लोग संक्रमित पाए गए हैं। पहली लहर में जहां 70% शहरी थे और 30% ग्रामीण थे, लेकिन अब वो आंकड़ा उलट गया है। 60 ग्रामीण और 40 शहरी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्थाओं का क्या हाल है, राज्य सरकारों ने क्या इंतजाम किए हैं, केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की थी यहां पर उस पर कितना अमल हो पाया है, इस पर हम बात करेंगे हमारे सहयोगियों से जो इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट के साथ हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ
हरियाणा के सिरसा से हमारे सहयोगी विक्रम भाटिया जुड़े हैं, पंजाब से हमारे ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान हमारे साथ जुड़े हैं और जयपुर से हमारे सहयोगी हरिनाम सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर सिरसा का हाल जानना चाहूंगी विक्रम, कि जरा बताएं सिरसा के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इलाके हैं, वहां पर किस तरह की अभी सूरत हाल बनी हुई है, हालात कितने चिंताजनक हैं? जी बिल्कुल। सिरसा की अगर बात करें, सिरसा जिला के अंदर जिस तरह कोरोना संक्रमण के मामले एकदम से बढ़ते जा रहे थे, अब लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्र में यह मामले देखने को मिल रहे हैं। आज भी जो है 691 टोटल जो है मामले आए हैं सामने, जिनमें से 10 लोगों की मौत हुई है और ज्यादातर जो मौतें हैं ग्रामीण क्षेत्र में हुई हैं। वहीं अगर हम व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो प्रशासन की, स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह बताया गया था कि गांव-गांव में जाकर जो है टीमें गठित की गई हैं जो लोगों का स्वास्थ्य जांचेंगी। हालांकि ये तीसरा दिन है, आज तीसरे दिन में भी जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं अलग अलग गांव में जाकर जो स्वास्थ्य की जांच कर रही हैं। लेकिन लोगों का कहना यह है कि यह जो टेस्टिंग की जा रही है ये काफी देरी से हुई है, क्योंकि ये पहले की जाती तो शायद इतने मामले जो है गांव में देखने को नहीं मिलते। वहीं अगर गांव की अगर बात करें तो वहां सुविधाओं के नाम पर ग्रामीणों का कहना है कि कुछ भी उनको नहीं मिल पा रहा है। खासकर अगर तेलिया गांव की अगर बात की जाए तो वहां के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो आइसोलेट वार्ड बनाए गए हैं, बिल्कुल 2 बेड रखे गए हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई भी उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अगर मरीजों की संख्या में अगर इजाफा होता है तो उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह सिरसा के केलिया गांव का नहीं है, अलग अलग और भी जो गांव है इसी तरह जो है लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो ग्रामीण स्तर पर युवा है वो आगे आए हैं, गांव दर गांव गलियों को जो है अपने सैनिटाइज करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है, तो सामाजिक संस्थाएं भी जो है आगे आई है। लेकिन जिस हिसाब से जो टेस्टिंग होनी चाहिए थी फिलहाल जो है वो अभी नहीं हो पा रही है, जो है यह लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जी विक्रम, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक क्या आप देख पा रहे हैं कोई भी व्यवस्था यहाँ पर अभी तक की गई है? सरकार की ओर से कोविड मोबाइल वैन चलाए जाने की बात हुई थी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उन्हें यहाँ पर जांच कार्य में लगाए जाने की बात हुई थी यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग कितना अभी तक काम हो पाया है? जी अगर सिरसा जिले की अगर बात करें तो लगभग 350 के करीब यहाँ सिरसा जिले के अंदर गांव पड़ते हैं। लेकिन जिस हिसाब से चाहे स्वास्थ्य विभाग की टीमों की बात की जाए, चाहे आशा वर्करों की बात की जाए, तो गांव में तो वो जा रही है, लेकिन कम जो है गांव उनको कवर होने पड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ गांव में जाकर जो है ग्रामीणों का स्वास्थ्य चेक किया जा रहा है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं किया जा रहा जितनी स्पीड से किया जाना था। हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि पहले के मुकाबले जो है अब आंकड़े कम देखने को मिल रहे हैं और जो रिकवरी रेट है उसके अंदर सुधार हो रहा है। लेकिन ग्रामीणों को अभी भी भय है कि अगर जल्द से जल्द उनके टेस्टिंग का दायरा नहीं बढ़ाया जाएगा तो कहीं आने वाले समय के अंदर उनको ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी टेस्टिंग का दायरा बढ़ाए जाने की बात खुद ग्रामीण यहाँ पर कर रहे हैं, टेस्टिंग नहीं बढ़ पा रही है तो वैक्सीनेशन कैसा हो रहा होगा ये अपने आप में समझा जा सकता है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे जरा आप बताएं कि ग्रामीण जो इलाके हैं वहाँ पर टेस्टिंग कितनी हो पा रही है, कितने लोग संक्रमित जो है मिल पा रहे हैं, टेस्ट रिपोर्ट कितने वक्त में आ पा रही है, इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है उसकी गति किस चाल से चल रही है? जी बिल्कुल। जिस स्वास्थ्य विभाग की टीमें और आशा वर्कर जो टीमें बनाकर गांव स्तर पर भेजी गई थी, तो उस हिसाब से जो है एक गांव के अंदर 25 से 30 लोगों की जो है दिन में टेस्टिंग की जा रही है। अगर हम वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन के लिए जो 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसके बाद जो है उनको स्लॉट मिलने के लिए इंतजार काफी करना पड़ रहा है। हालांकि नाथोसरी चौकटा क्षेत्र के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर भी परसों जो ग्रामीण पहुंचे थे उनको बकायदा मैसेज मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वहां वैक्सीनेशन जो उपलब्ध नहीं कराएगी, जिससे काफी जो है वो नाराज नजर आए और काफी इंतजार करने के बाद वापस लौट गए। ये हाल सभी गांव का है जहां पर वैक्सीनेशन समय पर लोगों को नहीं मिल रही है। खासकर 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के जो लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी तो स्वास्थ्य मिशन में नाकामी और मायूसी ही हाथ लग रही है ग्रामीणों की। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो ये था हरियाणा के हिसार के ग्रामीण इलाकों का हाल, जहां पर कमोबेश स्थिति एक जैसी ही नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पंजाब से हमारे ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान भी जुड़े हुए हैं। कुलवीर, जरा बताएं कि पंजाब में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर संक्रमण किस गति के साथ तेजी से दौड़ रहा है और उसके पीछे अगर हम बात करें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तो उनकी क्या हालत है, वो कितनी चुस्त दुरुस्त है, स्वस्थ है?
दूसरी लहर जो है शुरू हुई थी, तब उस वक्त जो स्थानीय निकाय के चुनाव थे पंजाब में, और उस वक्त जो मामले सामने आने लगे थे वो 80% जो है शहरी क्षेत्रों के थे, और जबकि 20% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में थे। लेकिन अब ये आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं उसका होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो लगातार संक्रमण की जद में आ रहे हैं, और इसी को समझते हुए पंजाब सरकार है उसकी जो ध्यान है वो भी गांव की तरफ ज्यादा केंद्रित कर दिया है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब पहली वेव आई थी, उस वक्त जो पूरा चाहे वो पंजाब की बात करें या फिर केंद्र की बात करें या फिर और जो राज्य हैं, तमाम सरकारों का जो ध्यान था वो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र की तरफ था, और जो पाबंदियां लगाई जाती थी, जो नियम जो बनाए जाते थे, उनके पालन के लिए भी सरकारी मशीनरी खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में भी ज्यादा जो कोशिश है वो करती थी, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इतना मैन पावर जो है वो सरकारों के पास नहीं होती कि वो गाँव गाँव जाकर जो नियम है उनकी पालना को सुनिश्चित कर सके। लेकिन जो जिस तरह से अब ग्रामीण क्षेत्रों में शहर फैला चुका है कोरोना, तो निश्चित तौर पर सभी जो राज्य हैं उनके लिए एक चुनौती जो है वो खड़ी हो चुकी है सरकारों के लिए, और पंजाब भी इसी स्थिति में है। पंजाब सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती जो है वो इसी को लेकर है। आज भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो सरपंच हैं उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है वो की है, और निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। वैक्सीन जो है वो उसको सुनिश्चित करने के लिए जो है वो कहा गया है, और साथ ही जिन ये ऐलान किया है पंजाब सरकार ने प्रोत्साहित करने के लिए वैक्सीन के प्रति लोगों को, कि जो पंचायत 100% वैक्सीन करवाएगी उसको जो सरकार है वो आर्थिक मदद देगी। उसके लिए कुछ राशि जो बिल्कुल, है यहाँ पर वो ग्राम पंचायत के सरपंचों से आह्वान किया गया है पंजाब सरकार की ओर से कि वो आगे आएं और एक लीडर की भूमिका निभाएं। वैक्सीनेशन में उनका योगदान जो है वो बेहद अहम रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया कुलवीर दीवान हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो मिशन फतेह पंजाब सरकार ने यहाँ पर शुरू किया है, जिसके तहत लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है, इलाज की सुविधा के बारे में जानकारी दी जा रही है, साथ ही लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की जा रही है। हमारे ब्यूरो चीफ यूपी से अमितेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, जरा बताएं यूपी का हाल क्या है, क्योंकि यूपी के हाल को लेकर खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है बेहद तल्ख टिप्पणी कर चुका है कि सूबे की जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था, वो राम भरोसे है। बिल्कुल, और अगर हम तस्वीरों में अगर बयां करें तो उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य महकमे की जो कंडीशन है, का जो हाल है और जिस तरह के खासतौर से ग्राउंड जीरो देखने को मिल रही है। फाइलों में, सरकारी दस्तावेजों में, अफसरों के वितरण में सब कुछ ठीक है। गांव में दवाएं पहुंच रही हैं, लोगों का इलाज हो रहा है, किसी भी तरह की कोई भी मौत कोरोना से नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम उससे अलग हट के अगर ग्राउंड जीरो पे अगर हम बात करें तो सर जमीनी सच्चाई ये है, हकीकत ये है, क्या नाम, लोग जो हैं, इसी गांव की कंडीशन ये है कि एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, और ये मौतें ऐसी हो रही हैं कि अस्पताल में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। ऐसे दूर दराज के गांव हैं, हमारे पास सैकड़ों गांव की सूची है, लिस्ट है, जहां पर ग्रामीण गुहार लगा रहे हैं, सरकारी अफसरों से दवाओं की मांग कर रहे हैं, खासतौर पे फॉगिंग की मांग कर रहे हैं कि उनके गांव में फॉगिंग कराई जाए ताकि ये हालात जो हैं उस पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि कहीं पर भी तमाम अगर आंकड़े देखें कैनात, तो महाराजगंज के जो सौगी बरवा गांव है, वहां पर पिछले एक हफ्ते में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सीतापुर के गांव में अगर पिछले 8 दिन की बात करें तो 16 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसी तरीके की लगभग तस्वीर उत्तर प्रदेश के तमाम गांवों से आ रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर कहा है और तल्ख शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गांव में इस तरीके का संक्रमण फैला है, उस संक्रमण को हर हाल में रोका जाए, और अगर इसमें रोकने में कोई भी अधिकारी कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मुख्यमंत्री का बयान है। लेकिन एक तस्वीर ये भी है कि हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और लगातार गांव में हो रही मौतों ने कई सवाल
जरूर खड़े कर दिए हैं। क्या नाम अमितेश, जिस तरह आप बता रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर लगातार मौतें जो हैं वो तेजी के साथ बढ़ती जा रही है उनकी संख्या, और दर्जन से ज्यादा मौतें हर एक गांव के अंदर देखी जा सकती हैं। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि जो यहाँ पर इंतजामात हैं वो जिला प्रशासन से लेकर नगर पंचायत तक और ग्रामीण पंचायत तक, ग्राम पंचायत तक, वो किस तरह के किए गए हैं? कौन कितनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? कौन व्यवस्थाओं को जो है कसने में लगा हुआ है? अपना रोल कहां तक वो लोग निभा रहे हैं या फिर लापरवाही बरत रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम इसे समझना चाहें कैनाल, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में जो तमाम सीनियर आईएएस अफसर हैं उनको नोडल अधिकारी बनाया है, और वो नोडल अधिकारी जिलों में जाके जिलाधिकारी से रिपोर्ट तलब कर रहे हैं, और जिलाधिकारी जो हैं वो एसडीएम के जरिए ब्लॉक लेवल तक स्वास्थ्य सेवाओं का पूरी तरीके से कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं, दावा किया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि तमाम इलाकों में हमने ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग की, तमाम इलाकों में हम गए, वहां पे ग्रामीणों का आरोप है कि उनको दवाएं नहीं मिल रही हैं। दवाओं के अलावा उनको गांव से एम्बुलेंस भी नसीब नहीं हो पा रहा है कि वो जिला अस्पताल तक जा सकें। अगर किसी भी तरीके से अगर जिला अस्पताल में वो पहुंच भी जा रहे हैं तो उनको फौरी तौर पे जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो भी नसीब नहीं हो रहा है। और इसमें एक दो नहीं बल्कि तमाम दर्जनों से ज्यादा जो इस तरह की बातें हैं हर रोज सामने आ रही हैं। हर रोज जो तमाम ग्रामीण हैं वो अस्पताल की चौखट पे पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ की सरकारी दावा ये किया जा रहा है कि जांच किट के जरिए जांच की जा रही है, लेकिन तमाम गांव में आप होके आइए तो सिर्फ ये जो दावा है सरकारी वो कागज में ही सिमट कर रह गया है, और यही वजह है कि सरकारी मशीनरी की लापरवाही ग्रामीणों पर अब भारी पड़ने लगी है। और पंचायत चुनाव, अमितेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या अभी तक आपने कहीं पर देखा कि जो एंटी कोविड टीम है वो काम कर रही है, वो जांच के काम में लगी हुई है, और जो किट है, दवाओं की किट है, वो घर पर पहुंच रही है? मरीजों को जो होम आइसोलेटेड हैं, अगर उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो उनके घर तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बड़ी कमी गांव के अंदर हम कह सकते हैं कि वहां सामने आ रही है। जब शहरों की हालत इस तरह से खस्ता हो सकती है इस दूसरी लहर के दौरान, तो गाँव में तो हम देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाल क्या है। तो वहां पर कैसे निपटा जा रहा है इन तमाम हालातों से? आपने कहा कि दवाएं नहीं है, सीएचसी पीएचसी केंद्रों की हालत क्या है? जरा हमें बताएं जल्दी से, इस चीज का जो एक तस्वीर है, खाका है, वो साफ करें। देखिए, अगर कहना हम बात करें, सोहगी बरवा जिले का एक छोटा सा गांव है सोहगी बरवा, वहां की एक छोटी सी आपको घटनाक्रम बताते हैं। राम अवतार एक नामक एक शख्स को वो देर शाम को बीमार पड़ता है। फौरी तौर पे पहले तो उसको जो दवाएं हैं वो जब उसके परिजन उनको जिला अस्पताल लेके जाते हैं तो जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और राम अवतार की अस्पताल के बाहर ही मौत हो जाती है। एक वानगी है। ऐसे तमाम घटनाएं हम लोग के सामने हर रोज आती हैं। लेकिन सरकार को थोड़ा सा ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से तेजी से बीमारी पांव पसार रहा है, और जिस तरीके से तेजी से हर गांव से जो डरावनी और खौफनाक तस्वीर सामने आ रही है, उस पर अंकुश लगाना होगा। बिल्कुल यही कह सकते हैं कि अभी जो हैं, जो इंतजाम कहे जा रहे हैं कि ये कर लिए गए हैं या हो रहे हैं, वो अभी ना तो होते हुए दिखाई दे रहे हैं और ना ही काफी साबित हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमितेश इस तमाम बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हरिनाम हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। हरिनाम, जरा बता दें जल्दी से, जो ग्रामीण इलाके हैं राजस्थान के, जयपुर के, वहां पर हालात क्या बने हुए हैं? सरकारी मदद कहां तक पहुंच पा रही है? मैं बताना चाहूंगा कि जयपुर के आंकड़े की बात किया जाए, जयपुर में जो हाल है वो बहुत बेहाल है। और वहाँ पर देखा जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने लॉकडाउन में तय किया था कि एक गांव से दूसरे गांव में कोई भी आदमी नहीं जा सकता, उस कंटेनमेंट जोन को देखते हुए पूरे राजस्थान के गांव में बिल्कुल अच्छी तरह पहल किया गया है। उस पहल को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से नंबर 1 आने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उसको देखते हुए यहाँ के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, उनको लेकर मीटिंग किया गया है। उनको मीटिंग करने के बाद 25,000 यहाँ कर्मचारी अलग से रखे जाएंगे, जो गांव गांव में जाएंगे, हर घर घर में जाएंगे, घर घर अपने किट के साथ उनकी जांचें की जाएगी। अगर सर्दी जुकाम बुखार है उनको वहीं पे दवा दिया जाएगा। अब कोरोना की बात किया जाए, गाँव में स्वास्थ्य बने हुए हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के बनाए गए हैं छोटे छोटे, उनमें आइसोलेट करने के लिए उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की जा रही है। गांव में जो सरपंच है उन सरपंचों को आह्वान किया है कि सरपंच यहाँ के अपने कोटे से पेमेंट की व्यवस्था करके यहाँ पे छोटे छोटे आइसोलेट बनाए। वहाँ पे जैसे सरकारी स्कूलें हैं उनको भी आप अपने यूज में ले सकते हैं। यहाँ हॉस्पिटल
उसको भी यूज करके आइसोलेट करके ऑक्सीजन व्यवस्था करके अगर मरीज बाहर आ रहे हैं उसको आप ठीक करने की बिल्कुल सख्त किया जाए। आंगनबाड़ी के कर्मचारी हैं उनको गाँव में लगाया गया है। तो वही अगर बात तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जमीनी तौर पर काम किया जा रहा है, शुरू हो चुका है और हालात पर काबू पाने की तमाम कोशिश जो है वो प्रशासन और सरकार कर रहा है। बहुत शुक्रिया हरिनाम हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और हिमाचल से हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमाचल प्रदेश से मोहित प्रेम शर्मा। मोहित, हिमाचल का हाल जरा बताएं कि वहां पर किस तरह से स्थिति डराने वाली बनी हुई है। और अगर मुख्यमंत्री के आज के बयान को देखा जाए तो उन्होंने जिस तरह से जिम्मेदारियां तय की हैं कि अगर कोरोना के चलते किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को जो है वो पूरी करनी होगी, निभानी होगी। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर संक्रमण ना बढ़े, इसके लिए तैयारी क्या है? देखिए, देश का पहले तो ये समझना जरूरी होगा कि 70% इलाका जो है वो गांव में आता है। यानी जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो है वो 70% जो है हिमाचल बसता है। और इसमें क्योंकि अब ये जो मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर हो चुका है हिमाचल प्रदेश में भी खासतौर पर, क्योंकि गांव में हो क्या रहा है। सबसे पहले जो गांव की बात कर लेते हैं वो ये रहा है कि लोग अपना टेस्ट नहीं करवा रहे। मसलन किसी को अगर खांसी जुकाम या कोई भी तरह के सिम्टम्स हैं तो वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हम ठीक हैं, 4-5 दिन में नॉर्मल बुखार है या फिर फीवर है, गला खराब है। उसमें क्या हो रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव ज्यादातर लोग निकल रहे हैं। आईजीएमसी अगर यहाँ पर बेड जो है अब आज कमी है तो वो अगर डाटा जो सरकार का आंकड़ा होता है वो जिलेवार होता है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो 60% से ज्यादा जो मरीज पहुंच रहे हैं वो ग्रामीण इलाकों से आप पहुंच रहे हैं वहां पर। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश के हर जिले में ये संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है। और साथ ही ग्रामीण इलाकों में इसलिए फैल रहा है क्योंकि वहां पर ये सोच बन चुकी है अब लोगों की कि हम एकांत में हैं, सुरक्षित हैं, हमें कोरोना नहीं हो सकता। उस वजह से जो है वो ज्यादा दिक्कत आ रही है। और सैचुरेशन रेट जो है वो भी लोगों का जब गिर रहा है उसके बाद सीरियस हालत हो जाती है। तो लोगों की लापरवाही और जो एक भ्रम की स्थिति है वो ज्यादा यहाँ पर हालात को बिगाड़ रही है और स्थिति को चिंताजनक बना रही है। बहुत शुक्रिया मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी लोगों के मन में और दिमाग में ये वहम बना हुआ है कि जो संक्रमण उनको हो रहा है वो पहले की तरह होने वाला मामूली संक्रमण है और घर पर ही रहकर ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी बात को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता है किसी भी चीज को। हमारे साथ डॉक्टर विनय गुप्ता जुड़े हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनसे भी इस बारे में हम जानकारी लेंगे और बात करेंगे। डॉक्टर विनय गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी के साथ संक्रमण फैल रहा है इसके पीछे आप बड़ा कारण क्या देखते हैं? कैसे वहां तक पहुंच गया है संक्रमण और हालात वहां पर इस कदर क्यों बिगड़ते जा रहे हैं? जी, रूरल इंडिया में अब कोरोना ने अपनी बैंड बना ली है। इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि पहली बात तो कि लोगों में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। पहले इसे विदेश की बीमारी समझा गया तो हमारे इंडियंस ने इसे बहुत हल्के में लिया। उसके बाद इसे अर्बनाइज्ड डिजीज समझा गया, हमारे गाँव ने इसे बहुत हल्के में लिया। किसी को भी नहीं पता था मैम कि इसकी सेकेंड वेव जो सेकेंड वेरिएंट आएगा दैट विल बी मच मोर जो वो संक्रमित करने वाला होगा पहले भी वेरिएंट से। तो दूसरा कारण ये है कि ये अनडायग्नोज रहता है रूरल इंडिया में, क्योंकि आज भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहतर नहीं हुई है कि हर गांव के व्यक्ति तक डायग्नोसिस किट पहुंच गई हो कि जैसे ही उसे कोई सिम्टम आए तो उसका वायरस डायग्नोज हो जाए। थर्डली, अब डायग्नोसिस ही नहीं हुआ है तो जो 1 या 2% केसेस में ये सीवियर सिम्टम शो करता है, तो सीवियर सिम्टम्स आने के बाद उसके पास इस तरह की एडवांस लाइफ सेविंग फैसिलिटीज नहीं है जैसे वेंटिलेटर्स या फिर ऑक्सीजन। मैंने तो कहीं पर एक रिसर्च में पढ़ा था जो हमारे कोविड अस्पताल की चल रही है कि एक स्कूल में, शायद आपके चैनल पे दिखा रहे थे, एक स्कूल में शायद 2 ही बेड हैं आइसोलेशन के। जी। तो दैट मीन्स हम बहुत ही पुअर जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज हैं उसके थ्रू रूरल एरियाज में कोरोना से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कारण यही है कि डेथ्स रूरल इंडिया में ज्यादा देखने को मिल रही हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्थितियों को समझने में चूक हो गई है? सरकारों का जो प्लान है वो बहुत पीछे चल रहा है और जो संक्रमण की गति है वो बहुत तेजी के साथ आगे जा रही है और जो वायरस है वो अपनी चाल और जो चरित्र है वो भी तेजी के साथ बदल रहा है। जी डेफिनेटली मैम, हमारी सरकार का तो डेफिनेटली इस पे ढुलमुल रवैया रहा ही है, चाहे वो इसे
विदेश से इंडिया में आने से रोक पाने में नाकामी रही हो, या फिर अब शहरों से गाँव में जाने से रोकने से नाकामी रही हो। क्योंकि जब 1 साल का वक्त मैम हमारी गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट हो, उस दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बड़े लेवल पर खड़ा किया जा सकता था। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमारे जो इंडिया की नीड्स हैं, दे आर मच मोर बिगर देन दी अदर कंट्रीज। लेकिन हमारे देश में पता नहीं क्यों वैक्सीन भी बहुत एक्सपोर्ट करने की जल्दी दिखाई, उसके अलावा जो लाइफ सेविंग इंग्रेडिएंट्स थे जैसे वेंटिलेटर्स वगैरह, आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम विदेशों की तरफ ये देख पा रहे हैं कि हमारी कोई सहायता करेगा, कोई एड देगा, चाहे वो यूएन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो। तो आई थिंक इस समस्या से लड़ने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए था। जहां आज हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने का दावा या वादा सरकार कर रही है, मैं मानता हूं कि हमारे देश में 650 या 610 के अराउंड डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अगर 1 साल बहुत ज्यादा अवधि होती है जिस दौरान ये ऑक्सीजन प्लांट को लगाया जा सकता था, और सिर्फ कोरोना के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले समय के लिए भी ये ऑक्सीजन प्लांट हमारी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए काम आ सकते थे। कहीं ना कहीं ये भी आप महसूस करते हैं कि सरकार की जो रणनीति है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग जो है हटकर जा रही है, कहीं दूसरी ही तरफ मुड़ रही है। जो वैज्ञानिक जिस बात पर जोर डाल रहे हैं उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना दिया जाना चाहिए, और जिन लोगों से बात करनी चाहिए वैज्ञानिकों से, उनसे बात ना करके जो दूसरे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के अधिकारी, उनसे बात करने में ज्यादा वक्त लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से। डेफिनेटली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो पूरे कोरोना को कंट्रोल करने का चार्ज संभाल रहे थे प्रेसिडेंट के साथ, वहां डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे अब जो बाइडेन हो, तो वो एंथनी फॉशी थे, यानी कि एक माने हुए एपिडेमियोलॉजिस्ट। वही एक व्यक्ति गाइड कर सकता है जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। अगर हम इंजीनियर के थ्रू कोरोना का इलाज करेंगे तो इंजीनियर प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी कर सकते हैं, लेकिन कोरोना के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या आपको ट्रीटमेंट के लिए नहीं बता सकते हैं। तो मुझे लगता है हमारे देश में बेहतरीन डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है। आपने सेकंड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया मैम इस शो के जरिए, आने वाले समय के लिए क्या कर सकती है सरकार। तो खास तौर पे वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि द 4th वेरिएंट दैट इज कमिंग शॉर्टली इन इंडिया और ऑलरेडी हैव अराइव्ड, आई थिंक, कि वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होने वाला है। तुरंत जो भारत सरकार है और हरियाणा सरकार या हर एक प्रदेश सरकार को स्पेशल चाइल्ड क्लिनिक सेटअप करने चाहिए जहां पर केवल बच्चों की स्क्रीनिंग होगी। इसमें कुछ सिम्टम्स पेरेंट्स को भी ध्यान देने के लिए जरूरी है। अगर बच्चे को 4 या 5 दिन लगातार 103 से 104 बुखार आ रहा है, पेट में दर्द है, उसे भूख नहीं लग रही है, या फिर उसके बिल्कुल डॉक्टर विनय, जैसे आपने कहा कि बच्चों के लिए स्पेशल चाइल्ड हेल्थ क्लिनिक सेटअप की जरूरत है, लेकिन अभी हम जिस तरह से देख रहे हैं हालात, मौजूदा हालात जो बने हुए हैं, हम उसी में उलझे हुए हैं, उन्हीं से जूझ रहे हैं। ऐसे में भविष्य को लेकर तैयारी अभी कितनी हम कर पाएंगे या कितनी हो पाई है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विनय हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ संक्रमण की रफ्तार तेज है तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर तमाम तरह की शिकायतें सामने आ रही हैं। जांच, इलाज और डॉक्टर से लेकर उचित उपचार तक की कमी से ग्रामीण क्षेत्र जूझ रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सब कुछ चंगा सी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।